हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के हमारी नेक्स्ट क्लास में स्वागत है। और दोस्तों, आज की क्लास में हम टिश्यूज़ का जो पार्ट 3 है उसको डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके जो है वो बहुत से क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए थे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी चीज़ में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। और इससे पिछली क्लासेस जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके सारी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। तो यहाँ पे पार्ट 3 में हमारे पास जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, लिगामेंट का अधिक खिंच जाना क्या कहलाता है। अब पहले तो हमें लिगामेंट पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो है वो लिगामेंट के बारे में बताया था। हमने जो है वो डिस्कस किया था कि जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो 4 टाइप्स के हैं। सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे उपकला उत्तक कहा जाता है। सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू, जिसे संयोजी उत्तक कहा जाता है। थर्ड था मस्कुलर टिश्यू, जिसे पेशीय उत्तक। और चौथा था नर्वस टिश्यू, जिसे जो है वो तंत्रिका उत्तक कहा जाता है। ठीक है, फिर ये जो लिगामेंट वाला पॉइंट है ये आता है हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का ये जो है वो यहाँ पे टाइप है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने जो है वो ब्लड के बारे में पढ़ा था, बोन, कार्टिलेज या आपका जो लिगामेंट है, टेंडन है, उनके बारे में पढ़ा था। और इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर बनता है। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पिछले सेक्शन पे, तो आप वहाँ पे पिछला पार्ट जो है वो देख सकते हो टिश्यूज़ का। ठीक है, 80 क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किए थे। और उससे पिछली क्लास में भी हमने जो है वो 30 to 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, यानी कि जो टिश्यूज चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके 120 to 50 के बीच में क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है लिगामेंट, जो कि यहाँ पे है। तो लिगामेंट होता क्या है? लिगामेंट यानी कि जो हिंदी में भी हम लिगामेंट कहेंगे, ये करता क्या है? तो जो हमारी अस्थियां होती है जिसे बोन कहते हैं, तो ये बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है आपका लिगामेंट। ठीक है, और जो टेंडन होता है वो मांसपेशी को हड्डी से यानी कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है। इन दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो टेंडन मैंने आप लोगों को बता दिया, टेंडन क्या करता है? मसल को बोन से कनेक्ट करेगा। और जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से कनेक्ट करेगा, हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि अगर हमारी जो लिगामेंट है यानी कि हड्डी और हड्डी, दोनों हड्डियाँ आपस में हैं, तो वो खिंच जा रही है, तो उससे क्या होता है? फ्रैक्चर होता है, डिसलोकेशन होता है, स्प्रेन हो जाता है, क्रैम्प हो जाता है, तो मोच आ जाती है। जब हड्डियाँ जो है ना खिसक जाती हैं तो क्या होगा? मोच यानी कि स्प्रेन आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि जो त्वचा के नीचे बसा होता है, फैट होता है, वो किस रूप में जमा होता है? इन विच फॉर्म इज फैट स्टोर्ड अंडर स्किन? तो स्किन के नीचे। अब कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज यानी कि अस्थि जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये उपास्थि, सॉरी अस्थि नहीं, उपास्थि। तो यहाँ पे कार्टिलेज क्या होता है? हड्डियों के जोड़ों में पाया जाने वाला मुलायम उत्तक होता है। ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी ये चीज़ भी जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये भी हमारे पास जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, सॉरी एक टाइप है। एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे, एक टाइप है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा? उपास्थि क्या चीज़ है? जो हड्डियों के जोड़ों में पाया जाता है एक मुलायम उत्तक। कहाँ पे? आपका जो कार्टिलेज है वो, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? आपका नाक है, कान है, कार्टिलेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फैट अंडर स्किन जो है प्रेजेंट होता है उसको एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो इन विच फॉर्म इज फैट स्टोर्ड अंडर स्किन? तो स्किन के नीचे बसा जो है वो एडिपोज टिश्यू के रूप में जमा होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका उत्तक के बारे में आपने पढ़ा, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, नर्वस उत्तक के बारे में। तो तंत्रिका उत्तक का उत्तेजनशील हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? जो एक्साइटेबल पार्ट है नर्वस सिस्टम का, नर्वस टिश्यू का, वो क्या है? डेंड्राइट हमारा उत्तेजनशील हिस्सा है, साइटोन है, एक्सॉन है या न्यूरॉन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एक्सॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर है नर्वस टिश्यू का। ठीक है, ये क्या है? किसका एग्जाम्पल है? जो हमारा नर्वस टिश्यू है,
जिसको तंत्रिका उत्तक कहा जाता है, उसका आपके पास एग्जाम्पल है। तो आपको मैंने ये बताया भी था पिछली क्लास में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, इनको हम डेंड्राइट्स कहेंगे। ठीक है, बीच में आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है। ये जो है इसकी बाहर वाली जो है यहाँ पे ये चीज़, ये इसकी सेल बॉडी है, या जिसको सोमा बोल रहे हैं। और ये जो है आगे एक्सॉन हिलॉक है, जो ये वाली लेयर है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे येलो येलो कलर में बॉक्सेस हैं, इनको हमने क्या कहा, ये मेलिन सीथ है। और उसके बाद ये जो इसके बाहर वाली लेयर है, नोड ऑफ रेनवियर है, जो कि इसको कनेक्ट कर रही है यहाँ पे, नोड ऑफ रेनवियर। और उसके अलावा जो यहाँ पे येलो येलो पार्ट के बीच में ये ब्राउन पार्ट है, इसको हम जो है वो यहाँ पे सक्वन सेल कहेंगे। और ये जो बीच में यहाँ पे जो है वो सर्कल है, इनको एक्सॉन टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके पास पूछा था कि सबसे एक्साइटेड पार्ट कौन सा है, तो वो आपका एक्सॉन आता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जो है वो जान लेंगे, जो आप लोगों के पास जो है वो न्यूक्लियर टिश्यू के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशंस रहती है। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कैसा इसका जो है वो स्ट्रक्चर है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो नर्वस टिश्यू है, हमें पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके का जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे जाल है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल सी संरचना है, या जटिल सा जाल होता है, जो कहाँ पे है, ये नर्वस यानी कि ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और नर्व्स में पाया जाता है। ये पता होना चाहिए, मेनली इतना ही पता होता है सबको कि नर्वस टिश्यू जो ब्रेन से रिलेटेड है, तो ये रीढ़ की हड्डी या नसों में भी पाया जाता है। ठीक है, ये करता क्या है, जो शरीर की एक्टिविटीज़ होती है, गतिविधियाँ होती हैं, उनको कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो भी आप लोगों को स्टिमुलाई फील होते हैं, जो महसूस होते हैं, जैसे एकदम से हमें करंट लग गया, हमें तो जो भी हमें स्टिमुलाई फील होते हैं और जानकारी का संकेत के रूप में हमें पहुंचाता है, न्यूरॉन का काम होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें, जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये संदेश को, इन्फॉर्मेशन को भेजने का काम करते हैं, पहुंचाते हैं, मतलब संदेश वाहक होते हैं ये। ठीक है, और क्या करते हैं ये जो है वो ग्लियल कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होता है, मेनली अगर हम बात करें, ये जो है वो ग्लियल कोशिकाएं, जिनको हम बोलते हैं सहायक कोशिकाओं से बना हुआ होता है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक के बारे में और आपको पता, यहाँ पे मैंने बता दिया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नसों में पाया जाता है। मेन हम बात करें कंपोनेंट्स की, तो दो मेन कंपोनेंट है यहाँ पे, एक न्यूरॉन है। ठीक है, नर्वस टिश्यू के अंदर एक न्यूरॉन है, जो कि ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे न्यूरॉन का देख रहे हो, एक न्यूरॉन रहता है आपके पास, और दूसरा जो है वो ग्लियल कोशिकाएं हैं, जिनको सहायक कोशिकाएं मैंने कहा। तो न्यूरॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है, हमें विद्युत संकेत मिलते हैं। और दूसरा जो आपके पास न्यूरोलॉजिया है, या ग्लियल कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं, तो न्यूरोग्लिया जो है ये न्यूरॉन्स को सहारा देता है, पोषण देता है और उसकी सुरक्षा करता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि ये ग्लियल कोशिकाओं की जो है वो यहाँ पे हेल्प होती है, या ये काम करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी संरचना की अगर हम बात करें, तो न्यूरॉन में मुख्य रूप से सेल बॉडी होती है, साइटोन होते हैं, डेंड्राइट होते हैं, एक्सॉन होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो सभी में। ठीक है, सेंसिटिविटी की बात करें तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो जैसे कि एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं, जैसे आपको मतलब आपको दर्द हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, लाइट आ रही है, एकदम से फील होती है आपको, तो वो इसी नर्वस टिश्यू की वजह से होता है। ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए, तो जो भी मांसपेशियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, उनमें कोई गतिविधियां हो रही हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जो भी इम्पल्सेस हैं, आपके आवेग हैं, आप संदेश को भेज रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो वो भी आपका यही जो है इसमें हेल्प करता है। जो भी आपकी याद रखने वाली चीज़ें हैं, आपके इमोशंस हैं, आप रीजनिंग करते हो, ये सभी चीज़ों की भूमिका आपके पास जो है यही निभाता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो नर्वस टिश्यू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगर किसी को कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि तंत्रिका ऊतक का उत्तेजनशील हिस्सा क्या है, उसको हमने साइटोन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रक्त कणिकाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो रक्त कणिका, इसके बारे में भी जो है वो मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुकी हूँ कि जो रक्त कणिकाएं होती हैं, ये जो है वो कहाँ पर इनका निर्माण होता है, ब्लड सेल्स जो है वो कहाँ पर बनते हैं, हार्ट में, लीवर में, बोन मैरो में, लंग्स में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ये जो है वो बोन मैरो में बनता है। ठीक है, रक्त का आपको पता है, ब्लड जो है वो कैसा होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था। और शरीर का जितना भी वेट होता है उसका जो है वो 8% जो होता है भार, वो ब्लड का होता है।
ठीक है। रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन वहन करने वाला जो श्वसन है, जो ऑक्सीजन को वहन करता है, रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है ना। तो वो उसका श्वसन वर्णन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है। जो आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की अगर हम बात करें तो वो विलियम हार्वे से रिलेटेड आता है, 1628 में इन्होंने किया था। ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। और आपको पता है यहाँ से ब्लड से रिलेटेड आपने ब्लड ग्रुप ओ के बारे में सुना होगा। तो ये जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके अलावा जो ए बी होता है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ये हमेशा दे सकता है और ये सभी से ले सकता है, यहाँ पे ये मतलब होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है वो कौन सी के अंदर आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है, लार्जेस्ट WBC व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है, लार्जेस्ट लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या फिर बेसोफिल। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मोनोसाइट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो आपका क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे बड़ी जो है वो व्हाइट ब्लड सेल कौन सी है, तो वो है आपकी मोनोसाइट। ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है। व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इन्हें एक तो आपको पता होना चाहिए कि WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है इन्हें। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि WBC को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, जो भी संक्रमण हैं, बीमारियां हैं, उनसे लड़ती हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली का ये हिस्सा होती हैं। ठीक है, अगर टाइप्स पूछे जाएं तो आपकी जो WBC है व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये मेनली जो है इसके कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। ठीक है, और इसमें जो 5 टाइप्स हैं उसके अंदर आते हैं आपके पास, ये सबसे पहले आएगा आपका, जैसे यहाँ पे आपके पास लिम्फोसाइट भी आ जाएगा, उसके अलावा न्यूट्रोफिल आ जाएगा, मोनोसाइट आ जाएगा और आपका बेसोफिल आ जाएगा। इसके अलावा एक और टाइप आता है इओसिनोफिल। ठीक है, ये जो है आपके पास यहाँ पे इओसिनोफिल्स जो है ये आपके पास है, ये इसका 5वां टाइप है। ये 5 आते हैं पूरे। ठीक है, तो मेनली WBC, ल्यूकोसाइट्स 5 टाइप्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब इनके बारे में पता होना चाहिए हमें कि कौन कौन क्या करता है। जैसे हमारे पास सबसे पहले हम लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं। तो लिम्फोसाइट जो है वो कैसी है हमारे पास, ये बी कोशिकाएं हैं, है ना, जिनको एंटीबॉडी कहा जाता है, बी कोशिकाएं कहा जाता है। और जो टी कोशिकाएं हैं, लिम्फोसाइट जो बी कोशिकाएं हैं, टी कोशिकाएं हैं। टी कोशिकाएं कौन सी होती है और बी कोशिकाएं कौन सी होती है, अलग अलग है। तो बी कोशिकाएं होती है जिनको हम एंटीबॉडी कहते हैं, और टी कोशिकाएं होती हैं जो संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करना जिसमें आता है। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना लिम्फोसाइट के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। लिम्फोसाइट के अंदर मैंने बता दिया आपको, एक बी कोशिकाएं और एक टी कोशिकाएं। बी कोशिका का काम क्या है, यहाँ पे एंटीबॉडी, और जो टी कोशिकाएं हैं ये क्या है, संक्रमित रोगों को नष्ट करती हैं। आप नोट्स बना सकते हो साथ साथ में, क्योंकि अभी आपको याद रह जाएगा, बाद में आप भूल जाओगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, ये सबसे आम होता है, जिसमें आपके 60 to 70% जो बैक्टीरिया और फंगस से लड़ते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स जो है सबसे आम 60 to 70% क्या कहा मैंने कि ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस से लड़ते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट मैंने कहा कि ये सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं जो सबसे लंबे समय तक चलने वाले संक्रमण से लड़ती हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो है वो सबसे बड़ी होती हैं। जो भी बीमारी है आपकी उससे सबसे लंबे समय तक लड़ती है आपकी मोनोसाइट। ठीक है, फिर वेसोफिल है, ये बहुत कम मात्रा में होती हैं। ठीक है, जो एलर्जी के दौरान जो है हिस्टामाइन छोड़ते हैं, ये याद रखना। जब एलर्जी हो जाती है ना आपको, तो उस टाइम पे जो है ये क्या करते हैं, हिस्टामाइन जो है उसको छोड़ती है आपकी जो वेसोफिल है। ठीक है, एक मैंने इओसिनोफिल कहा था। तो जो भी आपके परजीवी संक्रमण होते हैं, ठीक है, तो परजीवी संक्रमणों को नष्ट करते हैं और एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं आपके, किसकी बात हो रही है, जो इओसिनोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स का काम है ये। ठीक है, जो भी परजीवी संक्रमणों को नष्ट करने का काम कौन करते हैं, इओसिनोफिल्स करते हैं। आई होप आपको जो है वो WBC सारे का सारा क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए यहाँ पे।
ठीक है। और जो WBC है, अगर हम रक्त में बात करें तो 4500 यानी कि 4500 से 11,000 प्रति माइक्रोलीटर होती है। ध्यान रखिएगा, 11,000 से 4500 से लेके 11,000 प्रति किलोमीटर, यहाँ प्रति माइक्रोलीटर, किलोमीटर नहीं बोलेंगे, प्रति माइक्रोलीटर में याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, इतनी संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी यहाँ पे WBC पूछी है। अभी मैंने आपको सबसे बड़ी भी बताई थी, और सबसे छोटी की बात करें तो वो आ जाएगी आपकी लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, जो लिम्फोसाइट है वो B कोशिकाएं और T कोशिकाएं जिसके अंदर शामिल है, तो ऑप्शन B करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। वेसोफिल जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वो यहाँ सबसे बड़ी के बारे में जब हमने बात की थी, ठीक है, तो वो मोनोसाइट्स आ गई थी। मोनोसाइट हमारी जो है वो सबसे बड़ी है, और वेसोफिल सबसे कम मात्रा में पाई जाती है और हिस्टामाइन छोड़ती है एलर्जी के टाइम पे। और सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका जो है वो कौन सी है? लिम्फोसाइट है। ऑप्शन B करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी और छोटी का क्लियर हो गया। मोनोसाइट सबसे बड़ी है और सबसे छोटी आपकी लिम्फोसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्लड है, ब्लड का pH जो है वो कितना होता है? व्हाट इज द pH ऑफ ब्लड? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C जो है 7.4 जो है वो ब्लड का pH यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं की मरम्मत में कौन सा ऊतक सहायक होता है? विच टिश्यू हेल्प्स रिपेयर ऑफ सेल? सेल को रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है? एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो आपका जो एरियोलर टिश्यू होता है ये करेक्ट करता है यहाँ पे कोशिकाओं की मरम्मत में, ये वाला टिश्यू जो है वो हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम पहले भी देख चुके हैं। आपने कान के बारे में, कान की हड्डियों के बारे में जो है वो सुना है, तो बाहरी कान जिसको हम पिन्ना कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो पिन्ना है वो कौन सी है, तो वो सबसे बाहर वाला पार्ट है आपके कान का। ठीक है, उसमें कौन सा ऊतक होता है पिन्ना में? बोन, कार्टिलेज, मसल या ब्लड? तो उसमें कार्टिलेज है। और कार्टिलेज मैंने आप लोगों को जो है वो पहले भी बता दिया है कई बार, उपास्थि जिसको हम कह रहे हैं, सबसे मुलायम भाग है। नाक और कान का एग्जाम्पल हमने लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाली जो कंडरा है वो बनी होती है, जिसको हम टेंडन कह रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने देखा था कि जो आपका टेंडन है वो क्या करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है, या ये मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और जो आपका लिगामेंट था वो आपका बोन टू बोन कनेक्ट करता है। तो टेंडन बना होता है, बना किससे है? ये कोलेजन फाइबर से बना होता है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वेस्कुलर बंडल के बारे में आपने सुना होगा, मैंने बताया था आपको, जाइलम और जो फ्लोएम है वो आते हैं। तो वेस्कुलर बंडल में क्या होता है? जाइलम, फ्लोएम और सम टाइम जो है कभी कभी कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है आपके वेस्कुलर बंडल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु हमें चेक करनी है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये पेड़ की उम्र क्या है? तो देखा होगा पेड़ को जब काटते हैं इस तरीके के रिंग्स बने होते हैं अंदर, तो हम उनके वलय यानी कि जो एनुअल रिंग्स होते हैं वो रिंग्स हमें बताते हैं कि इतनी एज है इस पेड़ की, या इतनी साल पुराना ये पेड़ है। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका स्त्राव करती हैं? जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं सिक्रेट करते हैं एंजाइम, हार्मोन्स, ब्लड या सलाइवा, तो ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, ये आपको पता चल गया, एंडोक्राइन होती है जो अंदर होती हैं, एक्सोक्राइन होती है जो बाहर होती है। तो एंडोक्राइन हार्मोन्स सिक्रेट करती हैं। पौधों में भोजन का भंडार किसे कहा जाता है? जाइलम को कहेंगे, भोजन का भंडार कर रहे हैं, फूड स्टोर कर रहे हैं टिश्यू के अंदर, तो जाइलम है, फ्लोएम है, पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। तो भोजन के भंडारण की बात हो रही है तो वो होगा आपका पैरेन्काइमा। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसे? पैरेन्काइमा। भोजन के भंडारण की जब बात आती है तो वो पैरेन्काइमा से रिलेटेड है। ठीक है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और आपको कोलेनकाइमा के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, तो पैरेन्काइमा करता है भोजन को भंडारण करने का। पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम, भोजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम है जाइलम का। खाने को पहले हमने पानी की बात की, अब हम खाने को के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है तो वो फ्लोएम का काम है, लेकिन स्टोर करने का काम है पैरेन्काइमा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जो मास्ट सेल्स होती हैं तो वो ब्लड में, बोन्स में, कनेक्टिव टिश्यू में, स्किन में। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक, उसमें जो है वो मास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
नेक्स्ट है हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? सिस्टम इज फाउंड इन मसल, बोन ऑफ मैमल्स, ब्लड या नर्व। तो जो मैमल्स होते हैं उनकी अस्थियों में जो है, अस्थियों में पाया जाता है आपका हैवर्सियन तंत्र, हैवर्सियन सिस्टम। नेक्स्ट है हिस्टामिन का स्त्राव कौन करता है? ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो हिस्टामिन जो है उसका स्त्राव कौन करते हैं आपके? WBC करते हैं, वाइट ब्लड सेल जो है ऑप्शन। और यहाँ पे अच्छा सिक्रेट बोला है यहाँ पे कि कौन जो है वो सिक्रेट, दोनों ही आपके पास जो है। अगर देखो यहाँ पे देखो RBC और WBC के अंदर तो सारी चीज़ें आती हैं ना, इसी वजह से हम यहाँ पे WBC नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हिस्टामिन का स्त्राव करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो बेसोफिल करता है, ठीक है। बेसोफिल्स, ये ब्लड से रिलेटेड है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स जो है मैंने कहा था कि बहुत कम मात्रा में होते हैं और एलर्जी के दौरान जो है वो हिस्टामिन छोड़ते हैं बेसोफिल। लेकिन यहाँ पे WBC सारे के सारे हैं, रेड ब्लड सेल है, बेसोफिल कहीं पे नहीं दिया है। और दूसरा आपका जो मास्ट सेल्स होते हैं, मास्ट सेल आपके जो है वो संयोजी जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका मास्ट सेल, ठीक है। तो ये जो है वो हिस्टामिन जो है एलर्जी के दौरान जो है वो स्रावित करता है, छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पौधों में पानी के ऊपर चढ़ने को क्या कहा जाता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट। तो पानी ऊपर की ओर चढ़ता है उसको क्या कहेंगे हम? एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण कहा जाता है। पानी होता है ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो मज्जा यानी कि पित्त जो है वो किस उत्तक से बनी हुई होती है? पित्त इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। तो ये पैरेनकाइमा की बनी होती है आपकी जो पित्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिस्टोलॉजी का जो जनक है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी, तो वो कौन है आपके? मार्सेलो मालपिघी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्सेलो मालपिघी जो है वो मॉडर्न हिस्टोलॉजी के जनक हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। WBC के बारे में तो हमने बात करी दी, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ल्यूकोसाइट जो है हमने बात की थी WBC के लिए, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट हमने कहा इसे, ये मुख्य रूप से फेफड़ों से शरीर के उत्तक तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। फेफड़ों से शरीर के जितने भी टिश्यूज हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका है? RBC का। ये इसका जो RBC का कोई जो है वो हम ये नहीं बोलेंगे कि इसके सब टाइप्स है, वो नहीं होते, लेकिन हीमोग्लोबिन का जो भी लेवल है और उसका जो आकार है उसके आधार पर इनमें असामान्यता या जो है वो विकारग्रस्त जो है इसको माना जाता है। मतलब RBC मुख्य जो है वो हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन का परिवहन करता है, उसके लिए जाना जाता है आपका रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं रेड ब्लड सेल्स की, उसकी बात करें तो एनीमिया, जब RBC की मात्रा या संख्या जो है वो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जिससे थकान होती है, उसको एनीमिया बोला जाता है। कि ये वाले विकार, ये वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं RBC जब कम होता है किसी के अंदर, ठीक है। एनीमिया की प्रॉब्लम आ गई। उसके अलावा पॉलीसिथेमिया हो सकता है, जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य से ज़्यादा हो जाती है। अगर ब्लड कम हो गया तो एनीमिया हो जाएगा, और पॉलीसिथीमिया हो जाता है जब ब्लड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो छोटी जो है और बड़ी कोशिकाएं पता होना चाहिए आपको। सामान्य कोशिकाएं, छोटी कोशिकाओं को हम माइक्रोसाइटिक कहते हैं और जो बड़ी हैं उनको मैक्रोसाइटिक कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। अगर जो मेन यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनका टाइम पीरियड, तो ये कितने डेज के लिए रहती हैं आपकी? तो RBC का जीवन काल होता है 120 डेज, ठीक है। इतने टाइम तक ये जीवित रहती हैं। और इनका उत्पादन कहाँ पर होता है, ये बनती कहाँ पर है? तो ये जो है वो बोन मैरो, जिसे हम जो है वो अस्थि मज्जा कहते हैं, वहाँ पर बनता है। काम क्या है? ऑक्सीजन का ले जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जो है लाने का काम किसका है? आपका RBC का है, ठीक है। समझ आ गई आई होप आप लोगों को यहाँ तक। तो याद रखना मेल और फीमेल में इनकी संख्या अलग अलग होती है हीमोग्लोबिन लेवल के लिए, जो हीमोग्लोबिन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मतलब बोलते हैं ना फीमेल के लिए इतना RBC होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ब्लड होना चाहिए, और मेल के लिए इतना होना चाहिए। तो दोनों की संख्या अलग अलग डिपेंड करती है। तो ये थे आपके पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। पूरा WBC मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। RBC हमने पूरा यहाँ पे क्लियर कर लिया, और भी बहुत से क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे जो आप लोगों के लिए जितना इंपॉर्टेंट था वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बता दी। फिर भी किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, और प्लेलिस्ट सेक्शन पे पीछे की सारी क्लासेस जिसने
टिश्यूज़ के फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है आप उसको भी देख सकते हो। उसके अलावा भी प्लेलिस्ट पे आप लोगों को पिछले जितना भी, देखो आप जहाँ मर्जी से पढ़ रहे हो, जिस मर्जी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, जिस मर्जी टीचर से पढ़ रहे हो, तो जो आप लोगों के लिए जेबीटी कमीशन और पटवारी के लिए सिलेबस है ना, वो सारे का सारा यहाँ पे आप लोगों को करवाया जा रहा है और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो एक बार अपने सिलेबस को देखिएगा ज़रूर अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो। और आप लोगों को यहाँ पे साइंस जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यूज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप जो साइकोलॉजी है उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इंग्लिश भी आप लोगों की कुछ डेज में जो है वो मैं स्टार्ट कर दूंगी, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कर लेंगे। बाकी अगर किसी ने जो है वो हिंदी इंग्लिश के लिए जो है वो पेड क्लासेस अगर आप करना चाहते हो कि आप उनके थ्रू जो है वो पढ़ना चाहते हो, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है वो मेरे से जो है वो पहले भी कोचिंग ली है, ऑफलाइन ऑनलाइन जिन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश हिंदी पढ़ना चाहता है ना, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो कुछ मैं आप लोगों को करवाऊंगी यहाँ पे, बट पूरा अगर कोई सिलेबस कोई कंटेंट पढ़ना चाहता है पेड उस पर, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।